आज हम रिच डैड एंड पुअर डैड का पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसकी मुझे तलाश थी। ये कल थी इसकी मुझे तलाश थी। मेरे पति माइक, जो आगे वो स्टोरी थी उसमें वो जो अपनी क्या हुआ था कल हमने पढ़ा था, और मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि वो अपनी माता है जो अपने बच्चे को समझाने, बच्चा कहता है मैं आगे नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मैं मतलब आगे पढ़ाई नहीं करना चाहता हूँ, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये जो पढ़ाई है ये व्यर्थ है मेरे लिए। तब माता उसे समझाती है अगर तुम अभी नहीं पढ़ोगे तो आपको कॉलेज में ग्रेजुएशन अच्छी कॉलेज नहीं मिलेगी। तभी बच्चा वो उस पुत्र बोलता है कि मैं बिना कॉलेज गए मैं अमीर बनकर बताऊंगा। तभी आगे वो सोचती है कि अब मैं, माता जो होती है वो सोचती है मैं अपने बच्चे को समझाऊं कैसे, मतलब कौन सी ऐसी सलाह दूं जो आगे वो पढ़ाई कर सके, या मतलब कौन सी सलाह बेहतर रहेगी। वो ऐसा चाहती है कि मुझे कोई सलाह देने वाला मिल जाए। तभी उनके आगे वाली कहानी होती है कि उनको ऑफिस में से जो उनके बच्चे के पिताजी यानी उनकी माता के उनके पिताजी ने माता को कॉल किया कि अभी जो है वो मेरे सामने मेरे ऑफिस में एक व्यक्ति है जो अगर उनसे आप मिलो तो उनकी सलाह मिल जाएगी। तभी ये कहानी आगे मिलती है कि जिसकी मुझे तलाश थी वो मिल गई। मतलब मेरे पति माइक रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा बनाए जा रहे नए शैक्षणिक उत्पाद कैश फ्लो में इतने प्रभावित थे कि इन्होंने इसके परीक्षण में हमें बुलवा लिया। ये एक शैक्षणिक खेल था, इसलिए मैंने स्थानीय विश्वविद्यालय में पढ़ रही अपनी 19 वर्षीय बेटी से पूछा क्या वो मेरे साथ चलेगी। वो तैयार हो गई और इस खेल में वो 15 लोग थे जो 3 समूह में विभाजित थे। मतलब मैंने बताया था कि जो ये माता है उसकी 3 बच्चे हैं, जो 2 बच्चे तो मतलब कॉलेज में पढ़ रहे और तीसरा बच्चा भी हाई स्कूल में था। जो हाई स्कूल वाला बोल रहा है मुझे पे पढ़ाई ये व्यर्थ है, ये मेरे लिए सही नहीं है। वो काफ़ी होशियार था और मतलब बहुत ही शांत दिमाग का था, लेकिन फिर भी वो बोल रहा था। और 2 बच्चे जो पढ़ रहे थे कॉलेज में, उसमें से उसने माता ने अपनी बच्ची को बोला कि आप मतलब तुम मेरे साथ चलो, जो खेल हो रहा है अभी शैक्षणिक खेल हो रहा है वो। तो मैं जो 15 लोग थे जो 3 समूह में विभाजित थे, जो खेल था उसमें 15 लोग टोटल थे, उसमें से 3-3 समूह बने हुआ था। माइक सही थे, मैं इसी तरह के शैक्षणिक उत्पाद की खोज कर रही थी। यह किसी रंगीन मोनोपोली बोर्ड की तरह लग रहा था जिसके बीच में एक बड़ा सा शुआ था, परंतु मोनोपोली से ये इस तरह अलग था कि इसमें 2 रास्ते थे, एक अंदर और दूसरा बाहर। खेल का लक्ष्य था कि अंदर वाले रास्ते से बाहर निकलना, जिसे रॉबर्ट शुआ दौड़ कहते थे, और बाहरी रास्ते पर पहुंचना था जो तेज रास्ते पर जाना। रॉबर्ट के मुताबिक तेज रास्ता हमें यह बताता है कि असल जिंदगी में अमीर लोग किस तरह पैसे का खेल खेलते हैं। रॉबर्ट ने हमें चूहे दौड़ के बारे में बताया। अगर आप किसी भी औसत रूप से शिक्षित कड़ी मेहनत करने वाले आदमी की जिंदगी को देखें तो उसमें आपको एक सा सफर दिखेगा। बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है, बच्चा पैदा होता है और स्कूल जाता है। माता पिता खुश हो जाते हैं क्योंकि बच्चे को स्कूल में अच्छे नंबर मिलते हैं और उसका दाखिला कॉलेज में हो जाता है। बच्चा स्नातक हो जाता है और फिर योजना के अनुसार काम करता है। वो किसी आसान या सुरक्षित नौकरी या करियर की तलाश करता है। बच्चे को एक ऐसा भी काम मिल जाता है, शायद वो डॉक्टर या वकील बन जाता है, फिर सरकारी नौकरी करने लगता है। बच्चा पैसा कमाने लगता है, उसके पास थोक में क्रेडिट कार्ड आने लगते हैं, और अगर अब तक उसने खरीदारी करना शुरू नहीं किया है तो अब वो जमकर खरीदारी शुरू हो जाता है। मतलब इसमें ये बताया है कि जो बच्चा होता है, माता पिता ये सलाह देते हैं बच्चा तुम पढ़ और अच्छे नंबर लेकर आ। जब अच्छे नंबर आते हैं स्कूल में तो उसके माता पिता खुश हो जाते हैं क्योंकि मेरे बच्चे ने बहुत अच्छे नंबर लेकर आया है। फिर बाद में वो अच्छा कॉलेज में उसे बच्चे को भेज देते हैं। उस बच्चे को कॉलेज में भेजने पर उसकी शिक्षा पूरी हो जाती है, फिर बाद में उसे नौकरी भी मिल जाती है। मास्टर प्लान यदि बने हुआ और सही मेहनत करती नौकरी मिल जाती है। फिर बाद में क्या होता है कि वो बच्चा पहले इतना बाहरी दुनिया में नहीं था, उसने कुछ चीज़ें वगैरह नहीं खरीदी, वो सेक्रीफाइस करके पढ़ रहा था। फिर बाद नौकरी मिलने के बाद में वो अब उसे लगता है मुझे पैसे आने लगे, तब वो क्या करता है अपने क्रेडिट कार्ड से या नई नई चीज़ें खरीदता है जो
पहले खरीदारी नहीं की थी वो उसकी कसर फिर बाद में निकालता है और बहुत सारी खरीदारियां करता है। और अगर अब तक उसने खरीदारी नहीं शुरू की है तब वो जमकर खरीदारी करने लगता है। फिर बाद में ये खर्च करने के लिए पैसे पास में होते हैं तो वो उन जगहों पर जाता है जहाँ उसकी उम्र के ज़्यादातर नौजवान जाते हैं। यदि उसके पास पैसे है, जैसे एक तो हो गया क्रेडिट कार्ड जिसमें हम पैसे नहीं हो फिर भी मतलब पैसों के आधार पर हम लोन वगैरह भी सिस्टम था, लेकिन जब उसके पास पैसे आ जाए जैसी सैलरी आई तब वो उसके पास पैसे आते ही वो पास में होते ही वो उन जगहों पर जाता है जहाँ उस उम्र के ज़्यादातर नौजवान जाते हैं और लोगों से मिलते, डेटिंग करते और कभी कभार शादी भी कर लेते। अब जिंदगी में मजा आ जाता है क्योंकि आजकल पुरुष और महिलाएं दोनों ही नौकरी करते हैं। अब नौकरी बच्चे की लग गई है तो वो भी एक चाहने वाले नौकरी वाले से शादी या फिर उसके साथ मिलते जुलते और फिर शादी कर लेते। तो क्या होता है कि दोनों की नौकरी होती है और दोनों की तनख्वाह आती है तो जीवन सुखद लगता है दोनों का। पति और पत्नी दोनों को लगता है कि उनकी जिंदगी सफल हो गई है, उन्हें अपना भविष्य सुनहरा नजर आता है। अब वे घर, कार, टेलीविजन खरीदने का फैसला करते हैं, छुट्टियां मनाने कहीं और चले जाते हैं और फिर उनके बच्चे हो जाते हैं और बच्चों के साथ उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं। खुशहाल पति पत्नी सोचते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए अब उन्हें ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, उनका करियर अब उनके लिए पहले से ज्यादा मायने रखता है। वो अपने काम में ज्यादा मेहनत करने लगते हैं ताकि उन्हें प्रमोशन मिल जाए, उनकी तनख्वाह बढ़ जाए। तनख्वाह बढ़ती है, उनके साथ दूसरा बच्चा पैदा हो जाता है। अब उन्हें बड़े घर की जरूरत महसूस होती है, वे नौकरी में और ज़्यादा मेहनत करते हैं, बेहतर कर्मचारी बन जाते हैं और ज़्यादा मन लगाकर काम करने लगते हैं। ज़्यादा विशेषता हासिल करने के लिए एक बार फिर किसी स्कूल में जाते हैं ताकि वो ज़्यादा पैसा कमा सके। हो सकता है वो दूसरा काम भी खोज ले। उनकी आमदनी बढ़ जाती है परंतु उस आमदनी पर उन्हें इनकम टैक्स भी चुकाना पड़ता है। यही नहीं, उन्होंने जो बड़ा घर खरीदा है उसे भी टैक्स भी देना होता है। इसके अलावा इन्हें सामाजिक सुरक्षा का टैक्स भी चुकाना ही है। इसी तरह बहुत तरह के टैक्स चुकाते उनकी तनख्वाह सूख जाती है। वे अपनी बढ़ी हुई तनख्वाह लेकर घर जाते हैं और हैरान होते हैं कि इतना सारा पैसा आखिर कहाँ जाता है। भविष्य के लिए बचत के हिसाब से कुछ म्यूचुअल फंड भी खरीद लेते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड से घर का किराना खरीदते हैं। अपने बच्चों की उम्र अब 5 या 6 साल हो जाती है। क्या होता है इसमें ये बताया गया है कि जैसे कि वो दोनों की शादी हो जाती है, शादी के बाद क्या करते हैं वो नए प्लानिंग, जैसे अब उन्हें लगता है कि हमारे भी तनख्वाह आ रही है और तुम्हारी भी तनख्वाह आ रही है तो दो तनख्वाह आ रही है, जीवन सुखद लगता है। तब वो नई चीज़ें खरीदते हैं, घर खरीदते हैं या फिर छुट्टियाँ होती है तो वो कहीं और छुट्टियाँ मनाने जाते हैं, मतलब फुल पैसों का एंजॉयमेंट करते हैं। और अपने पैसों पर करें तो अच्छी बात है, लेकिन ये लोन पर खुशियाँ और मतलब अपने शौक पूरे करो, लेकिन अपने मेहनत पर काम करना खुशियाँ और उस मतलब जैसे कि हर आदमी की मतलब ख्वाहिश होती है, उस ख्वाहिश को पूरा एक तो अपने पैसों पर करना, एक लोन लेकर करना, ख्वाहिश में अंतर होता है। ये उन्हें लगता है कि पैसे आने वाले 2 दिन के आने वाले, इसलिए ये क्रेडिट कार्ड है और कई तरह के खर्चे फजूल खर्चे निकाल, जैसे कि एक बड़ा मकान किराए पर ले लिया या अपना मकान ले लेते हैं, फिर बाद में जैसे और खुशियाँ मनाने कहीं और चले जाते हैं, बड़े बड़े कीमती सामान खरीदते हैं और फुल एंजॉयमेंट के साथ मतलब अपनी तनख्वाह से ज़्यादा शॉप कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझाए, एक आदमी की तनख्वाह 10,000 है और वो मोबाइल ऐसे एक मोबाइल 10,000 में आता है, वो भी इससे हमारा काम हो जाता है। और जैसे कि एक आईफोन है वो भी एक उसकी तरह काम हो जाता है, लेकिन वो क्रेडिट कार्ड लोन लेकर अपनी तनख्वाह की लोन लेकर उसमें से ईएमआई पर ले लेते हैं। मतलब इसका मतलब कुछ म्यूचुअल फंड भी खरीद लेते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड से घर का किराना खरीदते हैं। बच्चों की उम्र में 5 या 6 साल हो जाती है, ये चिंता उन्हें सताने लगती है कि बच्चों के कॉलेज की शिक्षा के लिए बचत जरूरी है।
इसके साथ ही उन्हें अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा बनाने की चिंता भी सताने लगती है। वह सोचते हैं कि अब रिटायरमेंट, अब 5 साल बच्चों की होगी, फिर बाद में बच्चों को भी आगे पढ़ाना है, अब पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। फिर बाद में वो सोचते हैं कि अब रिटायरमेंट के लिए, फिर बाद में अब तो हम काम कर रहे हैं, फिर बाद में हम काम नहीं करेंगे, तभी रिटायरमेंट के लिए भी पैसों की आवश्यकता होती है, वो सोचते हैं। इसलिए वो 35 साल पहले पैदा हुए ये खुशहाल दंपति अब अपनी नौकरी के बाकी दिनों में चूहा दौड़ में फंसकर बिताते हैं। जो मतलब 35 साल पहले, इसका मतलब ये है कि जो बच्चे जो अभी मतलब कि नौकरी लगी है वो 35 साल बच्चे युवकों की बात कर रहे हैं। इसमें जो 35 साल पहले जो जन्मे थे, जो खुशहाल ये दंपति है, जो पति और पत्नी, उनके बारे में बताया है। खुशहाल दंपति अब अपनी नौकरी की बाकी दिन चूहा दौड़ में फंसकर बिताते हैं। अपनी कंपनी के मालिकों के लिए काम करते हैं, सरकार को टैक्स चुकाने के लिए काम करते हैं और बैंक में अपनी गिरवी संपत्ति तथा क्रेडिट कार्ड में कर्ज को चुकाने के लिए काम करते हैं। अब एंजॉयमेंट होते हैं तो फिर वो EMI पर होते हैं, तो इसलिए क्या हो जाता है, लोन होने पर मतलब जो अपनी कीमती सामान जो खरीदे हुए थे वो भी अपने बैंकों में गिरवी रखकर अपने लोन के लिए पैसे लाते हैं रखे हुए, और कर्ज जो होता है वो क्रेडिट कार्ड ये है काम करते हैं। फिर वे अपने बच्चों को ये सलाह देते हैं कि मन लगाकर पढ़ना चाहिए, अच्छे नंबर लाना चाहिए और किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश करनी चाहिए, कि पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सीखते और इसलिए जिंदगी भर कड़ी मेहनत करते रहते हैं और इस प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसे चूहा दौड़ कहते हैं। चूहा दौड़, जैसे मैं बोलूँ चूहा दौड़ क्या है, चूहा दौड़ हम उसे बोलेंगे जैसे जो मतलब बच्चा था, वो जैसे अभी 5 साल के बच्चे हैं, उनको भी यही माता पिता यही सलाह देंगे कि तुम भी आगे पढ़ो और अच्छे नंबर लेके रहो, क्लास में अच्छे नंबर आने चाहिए, आप भी मेहनत से पढ़िए और फिर बाद में अच्छी कॉलेज अपनी डिग्री लीजिए और अच्छी नौकरी, सुरक्षित नौकरी कीजिए। फिर यही मैंने अभी जो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, बार बार यही दोहराते रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी यही प्रक्रिया होती रहती है। इसे चूहा दौड़ कहते हैं। चूहा दौड़ से निकलने का एक ही तरीका है, वो ये है कि आप अकाउंटेंट्स और इन्वेस्टमेंट दोनों क्षेत्रों में निपुण हो जाए। चूहा दौड़ से यदि आपको निकलना है तो एक ही कारण है, वो है आप अकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट दोनों क्षेत्रों में निपुण हो जाए। दिक्कत ये है कि इन दोनों विषयों को बोरिंग और कठिन माना जाता है। चूहा दौड़ में मतलब निकलने के लिए एक ही इलाज है, एक ही तरीका है, एक ही कार्य है, वो है अकाउंटेंट और इन्वेस्टमेंट दोनों क्षेत्रों में निपुण हो जाए, दोनों क्षेत्रों में निपुण होना। दिक्कत ये है कि दोनों विषयों पर बोरिंग और कठिन माना जाता है, ये दोनों विषय बहुत ही कठिन और माना जाता है। मैं खुद CPA हूँ, मतलब जो ये बात बता रहे हैं, जो वो आगे अभी वो है CPA है, और मैंने बिग 8 अकाउंटिंग फर्म के लिए काम किया है। मुझे ये देखकर ताज्जुब हुआ कि रॉबर्ट ने इन दोनों बोरिंग और कठिन विषयों को सीखना कितना रोचक और सरल और रोमांचक बना दिया। सीखने की प्रक्रिया इतनी अच्छी तरह छुपा ली गई थी। जब हम चूहा दौड़ से बाहर निकलने के लिए जी जान लगा रहे थे तो हमें ध्यान ही नहीं रहा कि हम कुछ सीख रहे थे। ये स्टोरी है, ये अभी ये जो उनकी माता, जो अभी हम उसके ऊपर बात कर रहे थे, उसने अपनी बच्ची के साथ जो खेल खेले, तीनों का समूह है, 15 लोग हैं, वो चूहा दौड़ खेल रहे हैं। इस खेल में चूहा दौड़ क्या है ये सभी खेल में बता रहे हैं। बाहर निकलने के गेम के रूप में समझ रहे हैं, ये गेम है। इस गेम से चूहा दौड़ से बाहर कैसे निकलना, ये आपका गेम है, तीनों का समूह बनाया हुआ था, लेकिन ये एक रियल पॉइंट पर था। उन्होंने खुद नई चीज सीख रहे थे। शुरू में तो हम एक नए शैक्षणिक खेल का परीक्षण कर रहे थे, परंतु जल्दी ही इस खेल में मुझे और मेरी बेटी को मजा आने लगा। खेल के दौरान हम दोनों ऐसे विषयों पर बात कर रहे थे जिनके बारे में हमने पहले कभी बातें नहीं की थी। एक लेखपाल होने के कारण इनका स्टेटमेंट और बोले मेरे शरीर में जुड़ा हुआ खेल खेलने से मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने खेल के नियम और इनकी बारे में पता किया, फिर समझने में इनकी अपनी बेटी और दूसरे लोगों की भी मदद भी की। हर कुछ रोज मैं चूहा दौड़ से सबसे पहले बाहर निकली
उस खेल में सबसे पहले जो वो जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसकी माता निकली, मतलब जो अभी जो बच्चे की माता है वो सबसे पहले बाहर निकली इस खेल में। उसने बाहर निकली और केवल बाहर ही निकल पाई। बाहर निकलने में 50 मिनट का समय लगा, हालांकि लगभग 3 घंटे तक चला। ये बाकी 3 घंटे तक मैं चला, मतलब ये चला पूरा खेल। लेकिन ये जो वो एक माता है जो बच्चे की वो माँ है, वो 50 मिनट में ही बाहर निकल गई सुबह दौड़ से। मेरी टेबल पर एक बैंकर बैठा था, इसके अलावा एक व्यवसायी था, मतलब 3 लोगों का समूह था। उस माता के साथ एक तो इनके साथ जो बैंकर था, इसके अलावा एक व्यवसायी था। जो टेबल में जो था एक बैंकर था और एक अलावा एक व्यवसायी था। एक कंप्यूटर प्रोग्राम भी था। मुझे ये देखकर बहुत ही हैरत हुई कि इन लोगों को अकाउंटिंग या इन्वेस्टमेंट के बारे में कितनी कम जानकारी है, जबकि ये विषय उनकी जिंदगी में कितनी ज़्यादा अहमियत रखते हैं। मेरे मन में ये सवाल भी उठ रहा था कि मैं असल ज़िंदगी में अपने पैसे थैले के कारोबार को कैसे संभालते होंगे। मैं ये समझ सकती थी कि मेरी 19 साल की क्यों नहीं समझ सकती, पर ये लोग उससे भी दुगुनी उम्र के थे, उन्हें तो बात समझ में आनी चाहिए थी। सुबह दौड़ से बाहर निकलने के बाद मैं 2 घंटे तक अपनी बेटी और उन शिक्षित अमीर वयस्कों को भाषा फेंकते और अपने बाजार फैलाते देखती रही। हालांकि मैं खुश भी थी कि कुछ नया सीख रहे थे, लेकिन मैं इस बात से बहुत परेशान और विचलित थी कि वयस्क लोग सामान्य अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट बिंदुओं के बारे में कितना कम जानते हैं। उन्हें अपने इनकम स्टेटमेंट और अपनी बैलेंस शीट के आपसी संबंध को समझने में ही बहुत समय लगा। अपनी संपत्ति खरीदते और बेचते समय उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि हर सौदे से पहले उनकी महीने की आमदनी पर असर पड़ रहा है। मैंने सोचा असल जिंदगी में ऐसे करोड़ों लोग होंगे जो पैसों के लिए सिर्फ इसलिए परेशान रहे क्योंकि उन्होंने ये दोनों विषय कभी नहीं पढ़े थे। मैंने मन में सोचा, भगवान का शुक्र है कि हमें मजा आ रहा है कि हमारा लक्ष्य खेल में जीतना है। जब खेल खत्म हो गया तो रॉबर्ट ने हमें 15 मिनट तक कैश फ्लो पर चर्चा करने और इनकी समीक्षा करने के लिए कहा। जब खेल समाप्त हो गया तब रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने अभी बुक हम पढ़ेंगे, उन्होंने हमें बोला कि कैश फ्लो पर चर्चा करने के लिए और समीक्षा करने के लिए कहा 15 मिनट के लिए। मेरी टेबल पर बैठा एक व्यवसायी खुश नहीं था, उसे खेल पसंद नहीं आया था। मुझे ये सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसने जोर से कहा, मेरे पास इन सब के लिए अकाउंटेंट और बैंकर और वकील है जिन्हें ये सब मालूम है। जब ये खेल उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, किसी को समझ में आया, किसी को नहीं आया, तब एक माता के पास में जस्ट पास में एक व्यवसायी बैठा था। वो एक नाराज होकर बोला कि मुझे इस खेल को खेलने की मतलब मुझे समझने की क्या जरूरत है, मेरे पास तो अकाउंटेंट है, मतलब मेरे पास तो बैंकर भी है, वकील भी है, सब है, वकील है, अकाउंटेंट सब है। रॉबर्ट का जवाब था, क्या आपने गौर किया कि ऐसे बहुत से अकाउंटेंट हैं जो अमीर नहीं हैं, और यही हाल बैंकर्स और वकील और स्टॉक ब्रोकर और रियल एस्टेट ब्रोकर्स का भी है। वे बहुत कुछ जानते हैं और प्राय वे लोग स्मार्ट होते हैं, परंतु उनमें ज़्यादातर अमीर नहीं होते, क्योंकि हमारे स्कूल हमें वो सब कुछ नहीं सिखाते। रॉबर्ट ये कहते हैं कि कुछ जैसे ये अभी ज्ञान होना भी जरूरी नहीं है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सबका ज्ञान होते भी अमीर नहीं है। मैं सब कुछ सिखाते, हम स्कूल में हमें रॉबर्ट का ये कहना है कि हमें स्कूल में सब कुछ नहीं सिखाते। जो अमीर लोग जानते हैं इसलिए हम इन लोगों से सलाह लेते हैं, परंतु एक दिन जब आप किसी हाईवे पर कार से जाते हैं, आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं, आप बाहर निकलने के लिए छटपटाते हैं, तब आप अपनी दाईं तरफ देखते हैं, वह आप देखते हैं कि वह आपका अकाउंटेंट भी उसी ट्रैफिक में जाम में फंसा हुआ है। फिर आप अपनी दाईं तरफ देखते हैं और आपको वह अपना बैंकर भी उसी नज़र में आता है। इससे आपको हालात का अंदाज़ा हो जाएगा, आगे क्या होगा। आपको वह अपना बैंकर भी उसी नज़र में आता है। कंप्यूटर प्रोग्राम भी इसी खेल में प्रभावित नहीं हुआ था। वो ये सीखने के लिए मैं सॉफ्टवेयर खरीद सकता हूँ।
जो मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामर भी इस खेल से प्रभावित नहीं हुआ। उसने कहा कि ये सीखने के लिए मैं सॉफ्टवेयर खरीद सकता हूँ। बैंकर जो था पास में बैठा था वो ज़रूर प्रभावित हुआ। मैंने स्कूल में अकाउंटिंग सीखी थी, परंतु मैं अब तक नहीं समझ पाया था कि इसे असल ज़िंदगी में किस तरह काम में लाया जाए। अब मैं समझ गया हूँ कि मुझे सुबह दौड़ से बाहर निकलने के लिए खुद को तैयार करने की ज़रूरत है। सुबह दौड़ से बाहर निकलने के लिए मुझे अब ज़रूरत है। परंतु मेरी पुत्री के विचारों से ही सबसे ज़्यादा रोमांचित हुई। जो माता थी वो अपनी पुत्री के साथ गई थी इस खेल को खेलने के लिए। वो अपनी पुत्री की जो शब्द सुनकर बहुत ही ज़्यादा रोमांचित हो गई। जो पुत्री ने जो शब्द बोला वो मैं आगे पुत्री ने कहा, मुझे सीखने में बड़ा मज़ा आया। मैंने इस बारे में बहुत कुछ सीखा है कि पैसा असली में किस तरह काम करता है और इसका निवेश किस तरह करना चाहिए। फिर उसने आगे कहा, अब मैं जानती हूँ कि मैं अपने काम करने के लिए किस तरह व्यवसाय चुनूं, और ये व्यवसाय चुनने का कारण नौकरी की सुरक्षा, उससे मिलने वाला फायदा या तनख्वाह नहीं होंगे। अगर मैं इस खेल में सिखाई जाने वाली बातें सीख जाती हूँ तो मैं कुछ भी करने के लिए आज़ाद हूँ, और वो सीखने के लिए आज़ाद हूँ तो दिल से सीखना चाहती हूँ। अभी तक मुझे उस चीज़ को सीखना पड़ता था जिससे मुझे नौकरी पाने में मदद मिले। अगर मैं ये खेल सीख जाती हूँ तो मुझे नौकरी की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा की ज़्यादा चिंता नहीं होगी, जैसे कि मेरी बहुत सी सहेलियाँ को होती है। लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है तो परिवार तबाह हो जाते हैं, बेरोजगारी बढ़ जाती है। ये फिर बाद में होती है बात कि रॉबर्ट बताते हैं कि बहुत सारी चर्चा होने के बाद में बहुत मीटिंगें आगे होती है, आगे फिर बाद में फिर और सलाह लेते हैं। फिर बाद में बोलते हैं कि रॉबर्ट जो ये कियोसाकी बताते हैं कि लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है तो परिवार तबाह हो जाते हैं और बेरोजगारी बढ़ जाती है। जैसे भारत में तो बहुत सारी बेरोजगारी बढ़ी हुई है। धन के कुछ नियम होते हैं जिनसे अमीर लोग खेलते हैं। धन के कुछ नियम है, कैसे मतलब उसे धन जो ये रुपए है इसको कैसे आगे बढ़ाना, ये एक मतलब नियम है जिससे अमीर लोग खेलते हैं, और अमीर अमीर होता जाता है और गरीब गरीब ही रह जाता है। मिडिल क्लास तो भाई मिडिल क्लास ही। जो आप किस तरह किसी बच्चे को धन और उन सब चीज़ों के बारे में सिखा सकते हैं जिन पर हमने अभी विचार किया है। मैंने रॉबर्ट से पूछा, हम किस तरह इसे माता पिता के लिए आसान बना सकते हैं, खासकर जब हम उन्हें खुद ही इसकी समझ न हो। उन्होंने कहा, मैंने इस विषय पर पुस्तक लिखी है। रॉबर्ट ने क्या जवाब दिया? उसने पूछा कि हम बच्चों को कैसे आगे सलाह दे कि मतलब उन माता पिताओं तक बात पहुंचाए जो अपने बच्चों को सलाह दे आगे क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है, कैसे मतलब पैसों के साथ काम करना है, कैसे अमीर होना है, कैसे पैसों का मतलब कैसे इन्वेस्टमेंट क्या करना है, अकाउंट पूरी जानकारी कैसे मिले। तभी रॉबर्ट ने बताया कि इसके बारे में मैंने एक बहुत फिर बात बोला कि जो माता पिता है उनको भी इतना समझ नहीं है, तब हम उनके पास कैसे बात पहुंचाई। तब रॉबर्ट ने कहा, मेरी पुस्तक है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, वो जो आपको मदद करेगी, जो आपको मतलब आपके जीवन के लिए आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, पैसों की समझ आएगी, पैसा किस तरह काम करता है, इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। तो आगे हम इस पुस्तक के बारे में पढ़ेंगे जो रॉबर्ट ने बताया है कि मेरी पुस्तक है, उसका नाम रिच डैड एंड पुअर डैड है, और कल से वो हम अध्याय 1 पढ़ना शुरू करेंगे। और अपना ध्यान रखो और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं अभी चैनल स्टार्ट किया, मैं आगे भी मुझे भी लगता रहे कि मैं आगे कोई मेरी कहानी सुन रहा है तो मैं भी आगे सुनाता रहूँगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।